नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मोदी 3.0 का पहला बजट जल्द ही पेश होने जा रहा है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे संसद में इस बजट को जो है वो पेश करेंगी। इससे पहले सोमवार को संसद का बजट सत्र भी शुरू हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। इसमें कहा गया है कि वित्त वर्ष 2025 में जीडीपी ग्रोथ 6.5 से 7% रहने का अनुमान है। आज हम बजट को लेकर चर्चा करने के लिए व्यापार जगत से हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं और इनसे चर्चा कर हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या व्यापार जगत केंद्रीय बजट से क्या कुछ उम्मीद जो है वो रखता है। और दो खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हैं उनमें से पहले अरुण अग्रवाल जी, कार्यकारी अध्यक्ष हैं आप फोर्टी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और दूसरे मेहमान है हमारे साथ बनेचंद जैन जी, आप कृषि उपकरण व्यवसाय हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बने जी। सबसे पहले अरुण जी आपके पास आना चाहूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर इस बजट को लेकर क्या कुछ उम्मीदें जो हैं केंद्रीय बजट को लेकर जताई जा रही हैं। ये लीजिए। भारतीय संसद में बजट पेश करेगी जो लगातार सबसे ज्यादा हाईएस्ट उनका नाम में रिकॉर्ड होने जा रहा है। जैसा उनके नाम में रिकॉर्ड होने जा रहा है, हम व्यापार उद्योग जगत भी चाहते हैं और आशा करते हैं कि ऐसा बजट वो पेश करेगी जो व्यापार उद्योग जगत को नए सोपान पे ले जाएगा। उसमें मैं सूक्ष्म में दो सुझाव दूंगा आपको। एक तो टैक्स टेररिज्म, जो मतलब टैक्स टेररिज्म के रूप में लगाते हैं, उसको बदलना पड़ेगा। टेररिज्म में जिस तरह की भय की भावना होती है करदाताओं में कि ये टैक्स हमारे ऊपर रोपा गया है, इसको हटा के अब टैक्स फ्रेंडली वातावरण इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। और इसकी इनकम टैक्स की लिमिट के साथ ही साथ जीएसटी ट्रिब्यूनल, जो जीएसटी 7 साल से ऊपर हो गया लागू हुए, और ट्रिब्यूनल की घोषणा भी हुई थी लेकिन अभी तक ट्रिब्यूनल की नहीं हुई। जो जीएसटी का वन नेशन वन टैक्स की भावना से जो जीएसटी लागू किया गया, आज तक वन नेशन वन टैक्स लागू नहीं किया गया। ना ही पेट्रोल डीजल उसमें है, ना ही हमारी राजस्थान की पेच की बात करूंगा तो राजस्थान में तीसरे चौथे नंबर पर हाईएस्ट बिजली की दरें यहाँ है। ऐसे में राजस्थान पूरे देश में हमको क्या कंपटीशन करना पड़ोसी जो यूपी, तो ऐसे में पेट्रोल डीजल ही हमारे 100-125 किलोमीटर की दूरी पर जाते तो हरियाणा राज्य लागू हो जाता है, 250 किलोमीटर पे दिल्ली आ जाता है। वहां इतनी रेट की कमी होती है। और चूंकि पेट्रोल डीजल कोई भी इंडस्ट्री चलाने के लिए दो ही मेन फैक्टर होते हैं, फाइनेंस और फ्यूल। फाइनेंस और फ्यूल में भी ये पेट्रोल डीजल एक अहम रोल करता है। बिजली की रेट दे रहे हैं अलग कर। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि बिजनेसमैन को सोशल सिक्योरिटी की जो डिमांड है हमारी, उसको सम्मान दिया जाए। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिजनेस को सोशल सिक्योरिटी बिजनेसमैन को प्रोवाइड किया जाए। एमएसएमई के बहुत पॉइंट है, हमारे बनीचंद जी भी बताएंगे। मैं एमएसएमई में एमएसएमई के लिए पॉलिसी लानी चाहिए। जी बनीचंद जी आप या तो म्यूट करो जी। बनीचंद जी, बनीचंद जी आप सुन पा रहे हैं? अरुण जी टेक्निकल इशू की वजह से बनेचंद जी इस वक्त हमारे साथ। बनेचंद जी आवाज आ रही है सर आपको? बनेचंद जी आपका ऑडियो जो है वो म्यूट पर है। एक बार कुछ बोल, आपको आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ आवाज आ तो रही है सर, कम आ रही है, पर बहुत स्लो आ रही है जी। चलिए मोटा मोटी हम जी एक बात बताना चाह रहे हैं। हमने 4 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया है जी। उसमें कृषि से रिलेटेड है, जो सिंचाई उपकरण होते हैं उनमें एक तो कृषि पे जो वाटर पंपिंग सेट पे 18% टैक्स है, जो पहले 4% और 5% हुआ करता था। और दूसरा सुपर एनामल कॉपर वायर, वाइंडिंग वायर जो होता है उस पे टैक्स 18% है, वो भी वेट में 5% था। तो हमारी ये मांग थी, इन दोनों मांगों पे विशेष ध्यान दे सरकार। और हम उम्मीद करते हैं कल वाले बजट के अंदर कृषि सिंचाई उपकरण और बाइंडिंग वायर पे टैक्स वापस पूर्ववत जो वेट के अंदर था, ये 5%, वो 5% हो जाए। और तीसरी उम्मीद हमने एक और लगा रखी थी कि जो काला धन है उसके लिए वीडीआईएस स्कीम लागू करे। वीडीआईएस स्कीम ये होती है कि 30% टैक्स देके
कोई भी अपने काले धन को वाइट कर सकता है, ये अर्थव्यवस्था से डायरेक्टली जुड़ेगा जी, इसे जोड़ना चाहिए और मतलब। जो तिजोरी जी में पैसा पड़ा है वो बाहर निकले, जी। और ये हमने एमएसएमई को मांग की लेकर क्या कहना चाहेंगे बनेचंद जी? है सर। एमएसएमई स्कीम जो है उससे क्या कुछ उम्मीदें जो है आप रखते हैं? नहीं, हमारे तो एमएसएमई के बारे में तो कोई विशेष मांग नहीं है, जी वो राज्य सरकार से थी वेट के लिए ने अपने स्टेज का डेवलपमेंट करने के लिए, जी वो तो राज्य सरकार का काम है, परंतु केंद्र सरकार से मेनली 3 ही मांगे थी हमारी। जी, केंद्र सरकार से आपकी 3 ही मांग और है। हाँ जी, जी, तो 3 ही आगामी मान ले तो बहुत बढ़िया, 10 साल से हम ट्राई कर रहे हैं। जी 10 साल से आप इन 3 मांगों के लिए ट्राई कर रहे हैं। चलिए, लेकिन अब जो ये बजट जो आने हाँ, वाला है, इससे क्या कुछ उम्मीद जता रहे हैं आप? ये 3 मांगे तो आपकी हो गई, लेकिन उसके अलावा आपको क्या लगता है कि ये बजट जो है कैसा होना चाहिए? नहीं, इस बजट में मुझे ये लगता है, इस बजट में ये केंद्र सरकार किसानों को फायदा देने के लिए ये तीनों मांगों पे विशेष विचार करेगी। जी क्यों, यदि इस बार भी नहीं किया तो आगे फिर मौका मिले भी नहीं मिले, जी। क्यों और इन वित्त तीन मंत्री रहते रहते 10 साल हो गए, 10 साल में नहीं किया तो कब करेंगे फिर। जी बिल्कुल। तो 2 बार तो ऑलरेडी बजट पेश कर चुके हैं निर्मला जी, और अब तीसरी बार जो है बजट पेश करने जा रही है। आप लेकिन इन 3 मांगों के अलावा भी मैं जानना चाहूंगा, इन 3 मांगों के अलावा क्या आपको नहीं लगता कि जो टैक्स स्लैब है उसमें भी बदलाव की जरूरत है कहीं ना कहीं? सर, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, परंतु मैं एक बात बता दूं, एक हमारी चौथी मांग थी, वो छोटी सी मांग ये थी, जी आजकल जब से नोटबंदी की है उसके बाद में इन्होंने जो नए नोट इश्यू करे हैं, जी 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, वो बहुत छोटे हैं, और जी पुराने नोट अभी बड़े हैं, वो सर्कुलेशन में हैं। तो व्यापारियों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, और 1, 2 और 5 के सिक्के जो बनाए हैं बहुत छोटे बनाते हैं, जी वो भिखारी भी नहीं लेता आजकल 1, 2 के सिक्के। जी तो जो चीज प्रचलन में आदमी स्वीकार ही नहीं करता है, वो चीज चलाने का फायदा क्या है? तो हमने कहा पुराने नोट भी वापस ले बैंक, और ये जो सिक्के बनाए या तो इसके के कागज के नोट इश्यू करे या जी फिर सिक्के बड़े इश्यू करे, ताकि लोग इसको एक्सेप्ट करें। जी। चलिए बनेचंद जी बने रहिए, कहीं जाइएगा मत। अरुण जी के पास वापस लौटते हैं। अरुण जी, आपने बनेचंद जी को सुना, इनकी कुछ स्पेसिफिक मांगे भी हैं जो इन्होंने केंद्र सरकार से रखी है, जिन्हें बजट में जोड़ने की आशा रखते हैं। आपने सर टैक्स की बात करी कि टैक्स फ्रेंडली एनवायरनमेंट आना चाहिए, वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए। तो ये टैक्स फ्रेंडली एनवायरनमेंट जो है आपके अनुसार क्या एक स्लैब जो है वो होना चाहिए, एक ऐसा स्लैब से जिससे आम जनता जो है वो दुख ना पाए? बिल्कुल आप सही कहे राहुल जी। जी टैक्स का स्ट्रक्चर ऐसा, जैसे मैं बोल रहा था अभी, जो टेररिज्म, टैक्स का टेररिज्म नहीं होना, टेरर नहीं होना चाहिए करदाताओं पर। बिल्कुल। करदाता का इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए, माहौल ऐसा होना चाहिए कि वो खुद आगे बढ़ के टैक्स पे करे, ना कि टैक्स बचाने। तो ऐसी टैक्स स्लैब रेट होगी तो निश्चित रूप से करदाता आगे आएंगे। दूसरी बात, आप एमएसएमई के बारे में भी बनेचंद जी से पूछ लेते हैं। जी आज पूरे इंडिया में माननीय सेंटर की और प्रधानमंत्री की योजना है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो मैं ये आशा करूंगा कि इस 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को क्लस्टर वाइज भी क्लस्टर डेवलप करने चाहिए। क्लस्टर यदि डेवलप होंगे तो एंसिलरी यूनिट आएगी, एंसिलरी यूनिट भी आएगी तो एक्सपोर्ट हब भी बनेगा। राजस्थान में जैसे ऑयल रिफाइनरी बन रही है, उसमें उनको वहां बाड़मेर जैसे हमारे क्षेत्र में तो एंसिलरी यूनिट आएगी, तो वहां एक्सपोर्ट हब भी बनेगा। तो निश्चित रूप से इसके साथ 1 नेशन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के साथ एंसिलरी यूनिट को, क्लस्टर को, स्कीम को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, रिसाइकलिंग यूनिट तो आज की आवश्यकता है सबसे बड़ी। इतने वेस्टेज, चाहे सॉलिड वेस्ट हो, उसके लिए एसटीपी प्लांट लगने चाहिए। इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पीपीपी मॉडल पे लगाना चाहिए। इसमें वर्ल्ड में जहां बेस्ट मशीन अवेलेबल है रिसाइकलिंग कचरा के लिए, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के ये किया कि वो अवेलेबल कराए। और उस रिसाइकलिंग जो प्लांट में उस पर सब्सिडी इतनी ज्यादा दे कि लोग लगा के उसमें कचरा को प्रबंधन करे, और जिससे इन्वायरमेंट नो पोल्यूशन होगा, पोल्यूशन की कमी होगी, और निश्चित रूप से ये देश। तीसरा मैं बहुत बड़ा पॉइंट बताना चाहूंगा, नया पॉइंट। जैसे हम टेंडर कोई करते हैं तो टेंडर में बार बार कौशल मनी जमा पड़ती है, और फिर वो टेंडर सबको नहीं मिलता, एक जने को मिलता है। बिल्कुल। तो
मनी लेने के लिए हमको 6 महीने 12 महीने चक्कर लगाने पड़ते हैं जो भी टेंडर पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे में बैंक में जैसे पासबुक होती है उस तरह की पासबुक, टेंडर पासबुक निकाल दिया जाए, उसमें एक साथ मनी जमा हो जाए। जो बार बार टेंडर में जो पार्टिसिपेट करने वाले हो तो मोटा मोटी फिक्स ही है, कुछ नए जुड़ते हैं, कुछ छूटते हैं। ऐसे में एक पासबुक बना दिया जाए और ये पासबुक में टेंडर की मनी पड़ी रहे, अपना जिसको टेंडर मिला वो ठीक है, बाकी उसमें इंटरेस्ट मिलता गया। तो ये जो लफड़ा रहेगा टेंडर का मनी, कौशन मनी वापस लेने का, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के मार्फत, पंजाब के मार्फत, कि निश्चित रूप से ये सुना जाए। तीसरी बात, टैक्स की बात हुई, जीएसटी क्रिमिनल की बात हुई, जीएसटी की बात हुई। जीएसटी में आज 4 तरह के टैक्स है, जीएसटी लगे हुए। निश्चित रूप से इसको कमी करके 2 तरह के सिर्फ जीएसटी टैक्स लगाया जाए, एक 5-7%, एक 12% कर दिया जाए। बाकी लग्जरियस आइटम के लिए जितना भी टैक्स लगाए, टोबैको वगैरह, ये इनके लिए जितना भी लगाए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आम जन के काम में आने वाले के लिए 2 ही रेट ऑफ टैक्स रखा जाए, जिससे, और लिटिगेशन जितने हैं, रिफंड का लिटिगेशन है, आज भी 7 साल बाद एडजस्टमेंट कोर्ट की तकलीफ आती है, रिटर्न जो सबमिट करते हैं उसमें रिवाइज रिटर्न होने की तकलीफ है। कड़े प्रावधान रखे गए, इसमें सजा तक के प्रावधान रखे गए उसको कम किया जाए और लोगों को आपस में बैठा के बात किया जाए, तो निश्चित रूप से ये देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जो बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से 5 या 3 ट्रिलियन 5वीं वर्ल्ड की इकोनॉमी में आज आ चुका है इंडिया। निश्चित रूप से तीसरी वर्ल्ड की इकोनॉमी आगे, यदि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एमएसएमई सेक्टर को विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर 45 से 50% जीएसटी भी देता है, जहां 2 लाख करोड़ करीब करीब मंथली जीएसटी आज रिकवर कलेक्शन हो रहा है। ऐसे में निश्चित रूप से उसमें एमएसएमई सेक्टर का ही विशेष योगदान रहता है, और एमएसएमई सबसे ज्यादा रोजगार भी देता है देश में। तो ऐसे में एमएसएमई सेक्टर को विशेष ध्यान में रखते हुए उनको विशेष छूट दी जाए, उनको टैक्स में छूट दी जाए, उनको बिजली के रेटों में छूट दी जाए, उनको जहां जहां छूट देनी चाहिए वहां दे। जी, चलिए अरुण जी, बनेचंद जी के पास एक बार फिर चलते हैं। बनेचंद जी, सर कृषि उपकरण जी, कृषि उपकरण आप व्यवसायी हैं, तो उसमें जो टैक्स लगता है उसको लेकर क्या कुछ मांगे, क्या कुछ आपके कुछ एक्सपेक्टेशंस है, क्या बजट में आना चाहिए? कृषि उपकरणों की जो बातें हैं, उनकी कीमतों की जो बातें हैं वो अक्सर उठती है, तो आपको नहीं लगता बजट में ये भी एक मुद्दा होना चाहिए इस बार? ये क्या है, दरअसल केंद्र सरकार चाहे कोई भी सरकार हो, किसानों के हितों की तो बात तो जरूर करेगी, व्याख्यान तो यही देगी, परंतु उनके हितों के लिए काम नहीं करती। क्या करती है? अब ये कहते हैं हम तुम्हारी आय दुगनी कर देंगे। आय दुगनी किसानों की कैसे करोगे? 5% टैक्स था, उसको बढ़ा के 18% कर दिया। कोई साधारण आदमी भी बता सकता है कि जब जब एक तरफ तो तुम टैक्स बढ़ा रहे हो, दूसरी तरफ तुम कह रहे हो इनकी आय दुगुनी होगी। दुगुनी क्या, तिगुना तो आपने टैक्स कर दिया, दुगुनी आय कैसे होगी? कोई समझ, साधारण आदमी भी इसको समझ सकता है, कोई ज्यादा दिमाग की जरूरत है नहीं। अब किसानों के लिए वाइंडिंग वायर है, जो सबमर्सिबल वाइंडिंग पंप जल जाता है तो उसके वाइंडिंग के लिए वायर लगता है, और उसके बाद केबल लगता है, उसमें पैनल लगता है, स्टार्टर लगता है। उन सब पे पहले 5% और 4% टैक्स हुआ करता था वेट के अंदर। कहीं कहीं हरियाणा जैसे स्टेट में, पंजाब में माफ भी था, परंतु यहाँ क्या हाल हो रहा है? 18% टैक्स कर दिया। अब जब तुम टैक्स तिगुना चौगुना बढ़ा रहे हो, 4 गुना टैक्स लेके किसानों की आय बढ़ाओगे कैसे, ये तो समझो। और ये मान के चलो, हमेशा कोई भी सरकार परमानेंट नहीं रहती है, हर सरकार चेंज होती रहती है। तो ऐसे मौके पे यदि सरकारें चेंज होती रहती है, आपको भगवान ने मौका दिया, इस टाइम भी नहीं करोगे तो किस टाइम करोगे आप? इस टाइम उनको जरूर से इस पे वाटर पंपिंग सेट पे टैक्स कम होना ही नितांत आवश्यक है। यदि ये नहीं होता है तो ये समझेंगे कि सरकार खाली बातें करती है, लेना देना कुछ भी नहीं। जी, चलिए, साथ ही बनेचंद जी, आपने अरुण जी को सुना, अरुण जी लगातार एक बात कह रहे हैं, 1 नेशन 1 टैक्स, तो आप इससे कितना सहमत हैं? 1 नेशन 1 टैक्स होना चाहिए? नहीं, अरुण जी बहुत ज्ञानी आदमी हैं, उन्होंने एक बात कहना शायद भाई साहब भूल गए। एमएसएमई के लिए एक सेक्शन 43B निकला है, उसके अंदर क्या था, 45 दिन के अंदर पेमेंट देना जरूरी होता है। जबकि हम किसी भी इंडस्ट्रीज को माल देते हैं तो 90 दिन में वो लिखित में लेते हैं हमसे कि हम पेमेंट 90 दिन में देंगे। मेरी बात से डॉक्टर अरुण जी भी सहमत हैं,
और बिल्कुल 100% बिल्कुल उन्होंने ये मुद्दा भी उठाया था और पुरजोर शब्दों में भाई साहब ने कहा था जी कि ये 43 सेक्शन बिल्कुल गलत है, इसको हटाया जाना चाहिए। ये जी किसी भी सूरत में व्यापारी के लिए और इंडस्ट्रीज वाले एमएसएमई के लिए, दोनों के लिए उपयुक्त नहीं है। हमारा माल है, हम जी स्वतंत्र हैं, हम 90 दिन के उधार में बेचें चाहे कैश जी पेमेंट पे बेचें। तो ये 43 भी समाप्त होना चाहिए। जी। तो कहीं ना कहीं आपको गणेश लगता चंद है जी कि बिल्कुल जी सही, बजट गणेश जो चंद है जी वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। व्यापारियों के हित में आना चाहिए कहीं ना कहीं। ये सेक्शन 43 बी है, ये व्यापार के लिए घातक है, या तो इसको जी सब पे लागू किया जाए। जी खाली एमएसएमई माइक्रो स्मॉल पे क्यों लागू कर रहे हैं? ये लार्ज जी स्केल पे भी क्यों नहीं लागू कर रहे हैं, या सरकारी कंसर्न में भी क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? क्या हमको सरकार अब सिखाएगी, बताएगी कैसे हमको व्यापार करना है, कितने दिन में माल पेमेंट करना है, क्या करना है? हमको यदि सरकारी इंस्ट्रक्शन देगी तो भी सरकारी व्यापार चला ले, हम अपना चाबी ताला उनको सेवाओं को देते हैं। तो ये सेक्शन 43 बी है, वास्तव में छोटे व्यापारियों के लिए बहुत बड़ा घातक है, और इससे बहुत से व्यापारी को अपने प्रतिष्ठान बंद करने की नौबत आ चुकी है। पिछले जी साल कई कैसे तैसे व्यापारी एडजस्टमेंट करके पेमेंट किए हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में चलने वाला नहीं है। मैं आपके चैनल के मार्फत से अनुरोध करना चाहूंगा सरकार से कि इस बजट में इसको एबोलिश करे 43 BH को, और इसको समाप्त करके हमको स्वतंत्रता दिया जाए। जी जी अरुण जी, साथ ही अरुण जी आपसे किसानों के हित में भी जानना चाहूंगा। किसानों के हित में आपको क्या लगता है, सरकार को इस बार बजट में क्या कुछ ऐसे प्रावधान लेकर आने चाहिए जो किसानों के हित में हो, ताकि ये जो हम लगातार आए दिन सोशल मीडिया पर न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम लगातार देखते हैं कि आए दिन किसान भाई जो है वो सुसाइड कर रहे हैं, अन्नदाता देश के होते हुए भी वो सुसाइड के मामले जो है उनके नहीं रुक रहे। तो क्या कुछ बजट में इस तरीके के प्रावधान आने चाहिए कि उनकी ये जो आत्मदाह की जो घटनाएं हैं इन पर रोक लग सके? बिल्कुल, किसान हमारे अन्नदाता भाई हैं। जी उनको जब खेत में अनाज पैदा करते हैं तो भी सब लोगों के घर में अनाज पहुंचता है और हम अपना पेट भरते हैं, और हम दुकानदार में भी व्यापारी भी उनका माल बिक्री करते हैं। जी उनका भले ही फूड प्रोसेस करके करते हैं, वैल्यू एडेड करके करते हैं, लेकिन उसके जनक किसान भाई है हमारे। और जी किसानों का ये जो लगातार हर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में टीवी पे, सोशल मीडिया पे देखते हैं आंदोलन आ रहा है, आंदोलन हो रहा है, वापस आंदोलन करेंगे, दिल्ली कूच करेंगे। तो ऐसी क्या सरकार की व्यवस्था है, क्या मजबूरी है कि वो किसानों की समस्याओं को सॉल्व नहीं करती है? तो किसानों को पास में बैठा के उनको बात को समझ के और जी उनका निदान करना चाहिए। और मैं साथ में जब किसान की बात चल गई तो एक बात और कहूंगा, जिस तरह किसानों को ऋण माफ किया जाता है, किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, जी हम व्यापारियों को भी व्यापारी कार्ड दिया जाए, व्यापारी क्रेडिट कार्ड दिया जाए, जी क्योंकि हमारे व्यापारी भी बहुत छोटे तबके भी व्यापारी है, गली कुचे, गांव देहात, तहसील में अपनी दुकान चला के अपना जीवन यापन, अपने परिवार का जीवन यापन और रोजगार उपलब्ध कराते हैं। ऐसे में व्यापारियों को भी एक ऐसा किसानों की तरह क्रेडिट कार्ड दिया जाए, जिसे जरूरत पड़े तो वो 10-5 लाख उसकी लिमिट हो जाए, उसके टर्नओवर के हिसाब से हो जाए, वो स्वेप करके पैसा निकाल के अपना काम चला सकेगा। जी बनेचंद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, उसी तरह व्यापारी क्रेडिट कार्ड को लेकर जो मुद्दा अरुण जी ने उठाया है, या भाई काफी साहब बड़ा आवाज बहुत मुद्दा है। कम आ रही है। जी बने जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, जिस तरह से किसान क्रेडिट कार्ड होता है किसानों के लिए, सरकार ने सुविधा दे रखी है, उसी तरह जैसे अभी अरुण अग्रवाल जी ने कहा व्यापारी क्रेडिट कार्ड भी एक होना चाहिए। देखो, क्रेडिट कार्ड में लोग बिजनेस ने क्रेडिट कार्ड लेके अपना काम तो चलाती है, पूरी दुनिया चला रही है। जी ये कोई नई बात नहीं है। पर एक क्रेडिट मिलेगी कितनी, उसका प्लेंटी क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, ये हम लोगों को पता नहीं होता है। जी बिल्कुल। एक पढ़े लिखे आदमी को भी ये पूरा ज्ञान नहीं है कि यदि हम डिफॉल्टर हो गए तो कितना हमारे को हर्जाना भरना जी पड़ेगा। यदि क्रेडिट कार्ड सब फ्री में ही हमारे को मिल रहा है किसानों को, जी और उसको जैसे 90 दिन की क्रेडिट मिल जाती है, उस पर कोई ब्याज नहीं लेंगे, डिफॉल्टर हो जाए तो कोई ज्यादा प्लेंटी नहीं लेंगे सिवाय ब्याज के, जी तो ऐसा कुछ होना स्पष्ट, इसका लिखित में कोई हमारे पास ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो इसके बारे में बोल सके हम लोग। जी जी जी। साथ ही बनेचंद जी, हम लगातार है ना टैक्स को लेकर बात कर रहे हैं। एक आम इंसान जो है वो टैक्स से बड़ा डरता है भरने से। वो सोचता है कि कैसे मैं टैक्स बचाऊं अपना, भरने की बजाय बचाने के लिए ज्यादा सोचता है। तो आप इसको लेकर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? वो बचाने के लिए तो सोचेगा ही। जी जब 900 रुपए किलो की चीज पे आप 18% टैक्स, मतलब 175 रुपए किलो तो टैक्स ही ले रहे हो, जी तो किसान तो बेचारा सोचेगा ही कि भाई मैं इस टैक्स को कैसे बचाऊं।
यदि उसको जयपुर में राजस्थान में माल नहीं मिलेगा जी तो एडजॉइनिंग स्टेट है वो हरियाणा से ले आएगा, पंजाब से ले आएगा, नहीं तो दिल्ली बहुत इंटरनेशनल मार्केट है, जी दिल्ली में तो सारा माल मिल जाता है और दिल्ली में तो कोई इनको प्रॉब्लम होगी नहीं, वहां उसके बचत होती है तो वहां से लेगा ही लेगा। नुकसान हमें होगा, इसका बिजनेस हमारा घटेगा, राजस्थान गवर्नमेंट का को भी नुकसान होगा। यदि वो हमसे लेता तो हमारे को टैक्स देता तो हम राजस्थान गवर्नमेंट को देते, उसमें से एक हिस्सा केंद्र सरकार को भी जाता 9%। तो यदि ये 5% होता है तो टैक्स कलेक्शन तो बट नेचुरली ज्यादा होगा, क्यों? यहाँ का व्यापारी, यहाँ का किसान, यहाँ का छोटा तबका जो जाके दिल्ली से माल लेता है वो जयपुर से लेगा, क्या करने जाएगा दिल्ली वो? बिल्कुल। चलिए सर, समय का थोड़ा अभाव है, इसीलिए चलते चलते आप दोनों से बजट को लेकर क्लोजिंग नोट लेना चाहूंगा। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अरुण जी आपके पास आना चाहूंगा। इस चर्चा में ये आखिरी स्टेटमेंट रहेगा आपका, क्या कहेंगे आगामी बजट को लेकर? उम्मीदें या लोक लुभावन वाला बजट होगा, या आम जन की उम्मीदें जो है उनसे जुड़ा हुआ बजट होगा, या धरातल को के मद्देनजर ये जो बजट है ये आने वाला होगा? हम व्यापारी सदैव आशावादी रहते हैं। हमें आशा है कि बजट निश्चित रूप से व्यापार उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। टैक्स स्ट्रक्चर भी जरूर होगा, रिफॉर्म होगा इसमें, टैक्स स्ट्रक्चर रिफॉर्म, और टैक्स की इनकम टैक्स की लिमिट की छूट बढ़ेगी। जी, बने जी आपके पास आना चाहूंगा। जी बने जी, क्या कहेंगे लास्ट में चलते चलते क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका, बजट को लेकर क्या कुछ उम्मीदें हैं? बजट लेकर उम्मीदें तो हमारे को काफी बंधी हुई है। हम ये सोचते हैं, यहाँ का किसान भी सोचता है कि सबमर्सिबल पंप पे, मोटर वाइंडिंग वायर पे, केबल पे, इन पे, पैनल पे, सबमर्सिबल से रिलेटेड जो भी आइटम है, स्टार्टर, पैनल, मेन स्विच, रिवर्स फॉरवर्ड स्विच, स्टार्टर, स्टार्टर के पार्ट, पैनल, पैनल के पार्ट, सबमर्सिबल पंप, पंप के पार्ट्स, ये सब पे टैक्स सिमिलर होना चाहिए। हम चाहते हैं कि 5% करेगी। वित्त मंत्री ने भी ये सोच रखा होगा मेरे समझ में। हम 10 साल से लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, तो आपकी तो उम्मीद बनी हुई है कुछ। जी चलिए, उम्मीद तो कल के बजट में देखते हैं बाकी तो होता क्या है। जी बिल्कुल, उम्मीद है, उम्मीद बनी रहती है। व्यापारी जगत हो चाहे किसान भाई हो, सबकी उम्मीदें टिकी हुई है इस केंद्रीय बजट को लेकर कि क्या क्या पिटारा जो है उनके लिए खुलकर आता है इस बजट में से। काफ़ी उम्मीदें हैं आम जन को, अब ये पिटारा जल्दी खुलने वाला है और पता चल जाएगा, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर उनकी उम्मीदें जो हैं उन पर खरी उतरती है सरकार, या फिर वापस से लोक लुभाना बजट जो है वो लेकर आती है मोदी सरकार। और फिलहाल के लिए इस चर्चा में मुझे और हमारे दोनों ही मेहमानों को दीजिए इजाजत। नमस्कार, और आप दोनों ही मेहमानों का साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।